हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें पहले समझना होगा व्हाट इज़ हेल्थ या फिर व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से फुल फॉर्म आता है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन tells us about reproductive health that a person who is physically, mentally, emotionally well-being, so that person is considered as healthy, right? Physically, like there should not be any injury on his body, right? Mentally कैसे stress नहीं होना चाहिए, emotionally कैसे maybe the person should be like enjoy happiness, right? So these are the things जो हमारे इनमें से कोई भी एक भी फैक्टर बिगड़ता है तो वो आपके बॉडी में क्या कॉज कर सकता है, किसी टाइप का एक अनहेल्दीनेस। तो चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आपका है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, अभी भी है। एंड बर्थ कंट्रोल, तो उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ अबॉर्शन, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, किस कंडीशन में होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, STDs, जिसमें से एक तो बहुत पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा, एड्स। तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और एड्स के अलावा और भी बीमारियां होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी बोलेंगे, कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते ही होंगे IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर जो है बिगिन होता है एक प्रोग्राम से, दैट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये प्रोग्राम इन 1951 में शुरू हुआ था, इम्प्रूव हुआ था, धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते इस प्रोग्राम को दूसरा नेम दे दिया गया, दैट इज़ RCH, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये कब हुआ था? 1971 में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट, अब इस प्रोग्राम में हुआ क्या था, एक स्लोगन भी था, हम दो हमारे दो, जिसमें घर घर जाकर लोगों को समझाया गया था कि कैसे वो फैमिली प्लान कर सकते हैं, क्या क्या बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, एंड अगर ज़्यादा फैमिली, अगर उनमें अगर लाइक ज़्यादा फैमिली अगर बन जाती है उनकी, तो उनमें उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसा गवर्नमेंट क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर रही थी उस टाइम कि बहुत सारे लोग बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयर नहीं थे, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं थे। सो इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या डिसीज़ेस ट्रांसमिट कर ले रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है बर्थ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो रहा था, जो कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। ऑल्सो कि जो एडोलिसेंस थे, जो टीनेजर्स थे, उनको पता होना चाहिए था इस बारे में, राइट। एडल्ट्स को पता होना चाहिए था। तो उस टाइम पे जो सेक्स एजुकेशन उतना पॉपुलर नहीं था, आफ्टर दिस प्रोग्राम इसको पॉपुलर बनाया गया, राइट, सो दैट हमारा जो कंट्री है वो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ना लाइक गुजर पाए, राइट।
तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ऑल्सो इसमें बताया गया है awareness of problems due to the uncontrollable population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, and need to be treated to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. इससे हमारी जो सोसाइटी है ये सारी चीज़ों से हम अवेयर कराकर हम एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. अब क्या क्या था? देयर आर एसेंशियल टू प्रोवाइड द मेडिकल असिस्टेंस and care to the people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems and infertility. So these were some problems जो क्या हो रहा था हमारे सोसाइटी में देखा जा रहा था. तो इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे. लाइक एक स्टेप है amino synthesis for sex determination to legally check increasing meanness to the female feticides. इसमें क्या होता था? अमीनो सिंथेसिस में क्या होता था? लोग पहले ही जो बेबी का सेक्स है वो डिटरमाइन कर लेते थे कि कौन फीमेल है या फिर मेल है. अगर फीमेल होती थी तो उसको क्या कर देते थे? अबॉर्ट कर देते थे. सो ये टर्म दिया गया था फीमेल फीटिसाइड्स. फीमेल फीटिसाइड्स मीन्स उसके फीटस को ड्रॉप कर देना, राइट, डिस्ट्रॉय कर देना. सो ये एक प्रोग्राम था जो इस चीज़ को रोक रहा था. एंड नेक्स्ट कुछ म्यूटेशंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, राइट. या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हो गया डाउन सिंड्रोम, हो गया आपका पार्किंसन डिसीज़, हो गया आपका, राइट. सो दीज आर सम डिसीजेस. पार्किंसन डिसीज़ में क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है बेबी का. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? वो बेबी मेंटली डिसेबल होगा, फिजिकली डिसेबल भी होता है. हीमोफीलिया में क्या होगा कि एक बार अगर ब्लड निकलना शुरू हुआ तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती है. क्यों होता है? बिकॉज इनमें प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, राइट. कैसे होता है ये म्यूटेशन? म्यूटेशंस के भी फैक्टर्स होते हैं. एक केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, राइट. सो बायोलॉजिकल में कैसे हो गया? कोई पैथोजेनिक अटैक हो गया, उससे भी हो जाता है. केमिकल में कैसे? जैसे कि आप ज़्यादा फर्टिलाइज्ड राइपन फ्रूट खा रहे हो या वेजीज खा रहे हो जिस पे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है, उसको अच्छे से वॉश करके नहीं खा रहे हो, उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है. यूवी रेडिएशन की वजह से भी म्यूटेशन होता है. एंड देर आर सेवरल फैक्टर्स जिसके जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से भी म्यूटेशंस पॉसिबल हैं. तो ये सारे म्यूटेशंस की वजह से हो जाता है. सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आपका आरबीसी जो है राउंड शेप होता है, सिकल शेप हो जाएगा वो म्यूटेशन के बाद. सिकल शेप होने की वजह से इसमें क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो इसमें बहुत कम हो जाएगा. अब हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लेस. सिकल शेप में वो कम हो जाएगा, जबकि आरबीसीज में वो सही से होता है. सो दैट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और हम लिविंग हैं. बट इस कंडीशन में क्या होता है? जो चाइल्ड होगा, जैसे वो 5, 6 या 7 ईयर्स
एक सर्टेन एज पे पहुंचेगा जहाँ पे उसका सेल जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम करता जाएगा टाइम टू टाइम, उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है. नाउ नेक्स्ट, and research on the various reproductive related area are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies, and new method and improve upon the existing one. नेक्स्ट पढ़ते हैं, सहेली के बारे में आगे पढ़ेंगे हम. पॉपुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. पॉपुलेशन का रेट पढ़ लेते हैं क्या क्या है पहले. हम शुरुआत करते हैं 1900 में 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन हुआ, 2011 में 7.2 बिलियन हो गया, राइट. और अभी आप इमेजिन कर सकते हो कितना हुआ होगा. and our population which was approx 350 billion at the time of our independence related close to the billion mark by 2000. 2000 के टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन था वो अराउंड 650 मिलियन टच कर ही चुका था एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011 एंड 2011 में 1.2 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका था. बहुत जल्दी पॉपुलेशन रेट जो है वो ग्रो हो रहा है. सो अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. डेथ अभी हो क्यों रहा है, बिकॉज डेथ रेट में क्या हो रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, कम हो रहा है, राइट. नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज MMR. मैटरनल से याद रखना मॉम. सो यहाँ पे मदर डेथ की बात हो रही है, ठीक है. ड्यूरिंग डिलीवरिंग द बेबी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR. इन्फेंट मीन्स फीटस समझ लो या बेबी समझ लो, तो उस टाइम पे जो रेट है. एज वेल एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टेबल एज. रिप्रोडक्टेबल एज पे टीन्स आ गए, राइट. रीज़न फॉर दिस, तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रहा था इतनी रैपिडली. अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा था, स्कार्सिटी. किस टाइप की स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी हो रहा था, पॉल्यूशन भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमिक रेट, पोवर्टी भी बढ़ रही थी, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ रीज़न है, फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था एंड क्लोथिंग भी नहीं था. तो ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा लाइक पोवर्टी को प्रमोट कर रही थी. तो एक सीरियस मैटर बन गया था ये हमारी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी और इसके लाइक लिए स्टेप्स लिया था. तो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स से. कॉन्ट्रासेप्टिव वो मैथड्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मैथड्स होते हैं जिनमें बर्थ कंट्रोल, जिससे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं. नॉर्मली इसमें टू टाइप्स के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड. नेचुरल मैथड, एक है बैरियर मैथड. बैरियर मैथड में भी दो मैथड्स आते हैं, केमिकल में ओरल भी आता है आपका, जिसे आप ओरल पिल्स बोलते हो. एक बहुत पॉपुलर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली. नेक्स्ट है मालाडी. दीज आर द थिंग जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रोटेक्ट करेगा. सो दीज आर द नेचुरल मैथड्स. नेचुरल मैथड्स में हम किसी भी तरीके का एक्सटर्नल सोर्स यूज़ नहीं करने वाले.
कैसे, बट एक चीज़ याद रखना, नेचुरल मेथड में अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सर्टिनिटी, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव 100% सेफ नहीं होता है, 100% सेफ नहीं होता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा अनसर्टिनिटी नेचुरल वाले में होता है। कब कब होता है, कब कब कर सकते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस। दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे जेस्टेशन पीरियड होता है, जहाँ पे मदर बेबी को डिलीवर करती है, उसके बाद का जो स्टेज होता है वहाँ पे पीरियोडिक एब्सेंस होता है। उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी में नहीं होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो दैट जो स्पर्म होंगे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट, सो इज वन ऑफ सच अ मैथड इन विच द कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज का जो साइकिल है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हमने डे फर्स्ट में पढ़ा था, डे फर्स्ट ब्लीडिंग, उसके बाद से डे 14 क्या था, पीक स्टेज था, जहाँ पे हमारा LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन पीक लेवल पे था, हाई था, राइट, ओव्यूलेशन होने के चांसेस हाई थे। अब इनके बीच में 10 to 17 डेज एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ओव्यूलेशन होने के चांसेस ही नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यूट्रीन वॉल है उसका फॉर्मेशन शुरू होता है, वो बनने लगता है, राइट। सो as chances of fertilization very high during this period, it is called the fertile period, and therefore by abstaining from coitus during this period contraception could be prevented। तो इस टाइम को छोड़कर 10 to 17 डेज को छोड़कर अगर डे फर्स्ट से एंड डे 9 और बाकी का जो हमारा डे 18 है एंड अगेन बैक टू द डे 9, तो यहाँ पे क्या है, ये इनफर्टिलिटी पीरियड होता है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। विड्रॉल मेथड क्या होता है, कोइटस के टाइम पे सीमन रिलीज होने से पहले अगर वीनस को वजाइना से विड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज स्पर्म का इजैकुलेशन तो हुआ ही नहीं वजाइना में। So is another method in which the male partner withdraws penis from the vagina just before ejaculation, so as to avoid insemination, right? Next है lactational amenorrhea। So lactational amenorrhea क्या है, पार्चुरेशन के बाद लेक्टिफेरी डक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सो मदर जो है मिल्क सिक्रीट करती है टू फीड देयर बेबीज़, राइट। तो उस टाइम पे पीरियोडिक एब्सेंस की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सो मैथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। सो इसके वजह से भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी बनी रहेगी बॉडी में थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी स्टीराइल हो जाएगी फीमेल, बट इसके बाद अगेन बैक टू द सेम साइकिल। नेक्स्ट, तो ये थे नेचुरल मेथड्स, ये हमारे आगे है बैरियर मेथड्स। बैरियर में हम बात करते हैं कॉन्डम्स की। सो इन बैरियर मेथड सिर्फ यही नहीं होते, IUDs भी होते हैं। IUDs क्या, कॉपर्टी हो गया हमारा, राइट। So barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such method are available for both males and females. दोनों ही फीमेल्स के लिए भी मैथड अवेलेबल होते हैं और मेल्स के लिए भी होते हैं। लाइक कॉन्डम्स आर द बैरियर मेड ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्डम्स की जो शीट होती है वो किन से बनी होती है, वो बनी होती है लेटेक्स शीट, राइट, that is used to cover the penis in the male
and vagina and cervix in the female. Condom is for male and femidom या फिर diaphragm is female, for female. And this is copper T. ये जो आपको T शेप दिख रहा है, this is copper T. Next, just before coitus so that the ejaculated semen would not enter in the female reproductive tract. तो वो क्या करता है, फीमेल वजाइना को क्या करेगा, वो एक तरीके से कवर करके रखेगा सो दैट उसके अंदर स्पर्म कलेक्ट हो एंड बाद में उसको रिमूव कर दिया जा सके. दिस कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन. और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरोध. निरोध इज़ अ पॉपुलर, इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइक नॉर्मल आप विलेजेस में जाओगे तो इस नाम से पॉपुलर होता है. इट्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल and use of condoms has increased in recent years due to the additional benefit of protecting the user from contrasting STI and AIDS. So सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कॉन्डम्स जब आए थे मार्केट्स में उसके अकॉर्डिंग अब तक बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो गया है इसका. क्यों? बिकॉज अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रासेप्शन ये क्या करता है, STDI दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. सो बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है यहाँ से, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, एंड देयर बाय गिव द प्राइवेसी, दैट्स वाई इट्स अ प्राइवेसी फॉर द यूजर. एंड डायफ्राम, cervical cap or walls, these are female condom parts, are also a barriers made of the rubber that are inserted inside the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. They prevent contraception by blocking the entry of sperm through the cervix and they are reusable. So make sure diaphragm में क्या लिख सकते हो आप, they are reusable, but condoms reusable नहीं होते हैं, disposable. And spermicidal cream, jellies and foams are also available. केमिकल्स में क्या होता है, ये कुछ क्रीम्स होती है, स्पर्मोसाइडल क्रीम्स क्या होती हैं, अगर स्पर्म आया बाई चांस एंटर होता है तो वो वहीं पर उसको ख़त्म कर देगा, मार देगा, राइट. कुछ जेलीज वगैरह होती हैं. इनफैक्ट पिल्स क्या करती हैं ना, जो ये होता है वजाइना होता है उसके म्यूकस को थिक कर देती है. अब थिक होने की वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है, सो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, तो एंट्री नहीं होगा, तो फर्टिलिटी नहीं होगा, राइट. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. बट अगेन इट्स नॉट अ सेफ मैथड बिकॉज वो आपका प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट. अब प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या फिर बाकी के अदर जो भी हार्मोन्स थे वो हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है. नेक्स्ट है, another effective and popular method is used of intrauterine devices, IUDs. These devices are inserted by doctors. ये खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर्स करते हैं इनको इंसर्ट, और एक्सपर्ट नर्सेस. ठीक है, कहाँ पे, इनसाइड द वजाइना. सो these intrauterine devices are presently available as the non-mediated IUDs like Lipase loop. तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए. लाइपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs. अब ये करते क्या है ना, ये कॉपर मेटल्स ये अंदर कॉपर आयंस रिलीज करेंगे. क्या करेंगे, ये कॉपर आयन क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा ये, राइट. ये हार्मोन भी रिलीज करवाएगा एंड रिलीजेस द हार्मोन रिलीजिंग IUDs लाइक प्रोजेस्टेरॉन, लाइक प्रोजेस्टार्ट, LNG-20. किस टाइप के हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ये, प्रोजेस्टार्ट एंड LNG-20. याद रखना है असर्शन रीजन के लिए. नेक्स्ट, IUD increase the phagocytosis of sperm.
फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल अपने आप को ही खा लेता है, राइट? या फिर एक सेल दूसरे सेल को खाएगा, सॉरी, सेल जब अपने आप को खाएगा वो होगा ऑटोफैगी, राइट? जब एक सेल दूसरे सेल को खाएगा दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे ओवम जो है या फिर कोई अदर सेल है वो क्या करेगा, स्पर्म को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। And here CU ion releases suppress the sperm motility and the fertilized capacity of sperm. The hormone releasing IUD in addition make the uterus unstable for the implantation and cervix hostile to the sperm. So, IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy और स्पेस चिल्ड्रन। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो बीच में गैप चाहते हैं, ठीक है, या फिर डिले प्रेगनेंसीज चाहते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्टली अर्बन एरियाज़ में तो कोई यूज़ नहीं करता है इसे, बट रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। नेक्स्ट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन या फिर इनका कॉम्बिनेशन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, कुछ पिल्स होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं, वो उस पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन मिक्स होता है जो कि वो बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज्ड बाय फीमेल्स। दे आर यूज्ड in the form of tablet and hence are popularly called pills. So pills have to be taken daily for the period of 21 days और वो 21 days के लिए लेना पड़ता है उनको periodically and starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle and उनका जो intaking duration होता है वो क्या होता है, first 5 days after a gap of 7 days। ठीक है, like हर एक वीक में हम ऐसे नहीं ले सकते, 4 बार ले लेते हैं। इनफैक्ट ये सारे जो पिल्स होते हैं ये हम बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं। इसके वजह से अनबैलेंस हो जाता है हार्मोन, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है या कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी बहुत होती है। सो ड्यूरिंग विच menstrual occur and it has to be repeated in the same pattern in the female desire to prevent contraception। और ये कंटिन्यूस पैटर्न में, मतलब एक पैटर्न फिक्स्ड है इसका, ये जो क्या कहते हैं फर्स्ट 5 डेज होगा उसमें लेना है, 7 डेज में जस्ट 1 टाइम। तो ये पैटर्न उनको फॉलो करना होगा पूरे मंथ। सो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन नहीं होता है एंड एज वेल एज आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिलेटेड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वजाइनल म्यूकस होगा वो थिक हो जाएगा टू लाइक लिमिट द एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। लोग ज़्यादा इसको ही प्रेफर करते हैं अगर देखा जाए। मोस्ट जो पॉपुलर है जो रूरल एरियाज़ में या फिर अर्बन में भी बोल सकते हैं वो है सहेली। सहेली इज़ द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद अ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़। के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, बॉडी फ्रेंडली होता है, राइट? सो दैट्स वाई फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। नॉन स्टीरॉयडल का मतलब क्या होता है, स्टीरॉयडल हार्मोन की बात कर लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेक्स हार्मोन्स, उन सेक्स हार्मोन्स को ही स्टीरॉयडल हार्मोन्स बोलते हैं। इन मेल इट्स टेस्टोस्टेरोन, इन फीमेल इट्स estrogen and progesterone, राइट? सो ये क्यों होते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं। क्यों? these hormones are responsible for aggression,
pleasure, for these senses, right? Next, progesterone alone or in the combination with estrogen can be used by female as an injection और इम्प्लांट अंडर द स्किन. कुछ लोग वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, बट हाँ ये कॉम्बिनेशन जो है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का, ये क्या लोग इंजेक्शन लेते हैं इसका. सो इससे क्या हो सकता है, इससे भी आपका ओव्यूलेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा बॉडी के अंदर. ओव्यूलेशन विल नॉट अकर. सो दीज आर सम मेथड्स. एक आपका इमरजेंसी पिल भी होता है. उस इमरजेंसी पिल को आपको 74 आवर्स के अंदर अंदर ले लेना होता है इफ़ अ पर्सन वांट्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज. ठीक है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. अब बात करते हैं सर्जिकल मैथड. सो सर्जिकल मैथड ऑल्सो कॉल एज स्टीरिलाइजेशन. मतलब कि दिस, देखो हमने जितने भी मैथड्स अभी तक पढ़े ना वो सब रिवर्सिबल हैं. मतलब कि अगर थोड़े टाइम के लिए स्टेरिलिटी अपने बॉडी में लानी है तो ला सकते हैं, उससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा. परमानेंट सॉल्यूशन के लिए होता है सर्जिकल मैथड एंड इट्स सेफ, ऑब्वियसली इट्स सेफ. स्टेरिलिटी मतलब कि रिवर्स नहीं है. ठीक है, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू अगेन बी स्टीराइल वो नहीं हो पाएगा. And are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more. देखो जैसे ये डायग्राम है, सो इसमें जो मेल का वासा डिफरेंस है जो क्या करते हैं, स्पर्म को फैसिलिटेट करता है, उसको ही काट दिया, उसको काट कर उसको टाई कर दिया. इसको क्या बोलते हैं, वैस्टोमी, राइट. अब यही चीज़ फीमेल में होता है. ओविडक्ट है, ये हमारा फिलोपियन ट्यूब है, इस फिलोपियन ट्यूब को कट कर दिया. क्यों, ओव्यूलेशन तो यहीं पे होता है ना, इस्थेमिस पे. यहाँ पे आपका इस्थेमिस है एंड एम्प्यूला. इस रीज़न से होते हुए वो अंदर आ जाता है. तो यहाँ वाला पैसेज ही इसका हटा दिया, इसको टाई कर दिया. तो यहाँ से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा. बात कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज और amendment. So it is an act in 2070 was enacted by the government of India with the intention of the reduction the incident of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to the act, pregnancy may be terminated on the certain considered ground within the first 12 weeks. तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए लॉन्च किया था, बट लोग इसका इलीगली यूज़ करने लगे थे, राइट. सो इलीगली यूज़ करने की वजह से गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना पड़ा था. क्यों, बिकॉज इससे फीमेल फीटिसाइड्स बहुत ज़्यादा होने लगा था इंडिया के अंदर. तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने ऐसे कंडीशंस, कुछ बैरियर लगा दिया. ऐसे कंडीशंस में ही सिर्फ इसका यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे या तो मदर को हम लाइक सेव कर सकते हैं या तो उनके बेबी को सेव कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर टू सेव द मदर, सो दैट वो इस MTI का यूज़ कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उस कंडीशन में होता है जब पता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती है एंड वो बॉर्न होने के बाद भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता है. उस टाइम में भी हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का यूज़ कर सकते हैं. आगे कंटिन्यू. सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमी ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन. स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड vasectomy and in female is called the tubiectomy, right. Tie up through the small incision of the abdomen through vagina, or same as for male in the vasa difference. एंड यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि जो MTP है ये विद इन 12 वीक्स हो जाना चाहिए. विद इन 12 वीक्स सेफ होता है बिकॉज 12 वीक्स के बाद क्या होता है, बेबीज़ जो हैं वो
उनके हाथ पैर और उनकी बॉडी जो है वो डेवलप होने लगती है। तो उस टाइम पे अगर हमने अबॉर्शन किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, राइट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की बात कर लेते हैं। एक बहुत फेमस डिसीज़ है जिसको आप सब जानते हैं, वो है एड्स। एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV। HIV एक वायरस होता है जो एड्स को कॉज करता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, फुल फॉर्म याद रखना है आप लोगों को, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप लोगों को एक नई चीज़ पता लगेगी, सिंड्रोम होता क्या है। सिंड्रोम होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स शो होते हैं, दैट इज सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं बट अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट इसका नहीं आया गया है। द ओनली थिंग इज बेटर फॉर एड्स प्रिवेंशन। जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ज़्यादा बचना चाहिए। प्रिवेंशन कैसे, टाइम टू टाइम डिटेक्ट करना है, डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है। अगर इनिशियल स्टेज में हुआ तो क्योर होने के चांसेस होते हैं, बट अगर ज़्यादा स्टेज में गया तो चांस होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसके बाद डेथ है। कैसे कैसे हो सकता है, लाइक आपका अगर बार्बर ने किसी और का हेयर कट किया है या फिर शेविंग करा है, उसी ब्लेड से अगर आपकी शेव उसने आपका शेव किया हुआ है तो उससे भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज DNA का ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ हम डेली लाइफ में कर रहे हैं जिसमें DNA का ट्रांसमिशन हो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, उससे क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, राइट। सो इन्फेक्शियस, और इसके अलावा भी होता है, गोनोरिया हो गया और सिफिल्स हो गया, जेनाइटल हर्प एंड क्लैमिडाइसिस, जेनाइटल वार्ड, ट्राइकोमोनिसिस, hepatitis B, right? So these are some sexually transmitted diseases. हाँ, so now the most discussed infection in the recent years is HIV, leading to AIDS are some of the common STIs, and HIV infection is most dangerous and like जो भी है आपका दूसरा चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle। अगर इंजेक्शन नीडल भी शेयर हुआ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर शेयर हुआ है उससे भी हो सकता है, और अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है तब भी हो सकता है, राइट। एंड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, या फिर कोई मदर है जिसे HIV है तो वो फीटस को भी वो HIV जेनेटिकली क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। सो एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। सिर्फ ये 3 डिसीजेज हैं, ये 3 सिंड्रोम है, डिसऑर्डर बोल लो, इन्फेक्शन है, जो क्योर नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा बाकी सब हो जाता है, लाइक गोनोरिया है इसका भी हो जाता है, सिफिल्स हो जाता है, जेनाइटल वार्ड भी हो जाता है। एक चीज़ है, जेनाइटल वार्ड में क्या होता है, फॉर्म्स है ना अंदर स्किन में चल रही होती है और वो दिखता है एकदम साफ साफ। ये क्यों होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन, अनहाइजीनिक सेक्स की वजह से, जो कि ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है,
सम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, या फिर बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन्स, विलेजेस, वहाँ पे देखा जाता है। ज़्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में आते हैं इनके। डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूडेड ईचिंग। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ईचिंग, फ्लूड डिस्चार्ज। फ्लूड जब डिस्चार्ज हो, उसका कलर, उसकी क्वांटिटी, उसका थिकनेस जो फ्लूडीनेस है उस पे भी डिपेंड करता है। स्लाइट पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है इन द जेनाइटल रीजन। एंड इन्फेक्टेड फीमेल में often be asymptom asymptomatic and may remains undetected for long। फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर नहीं दिखता है। ओके, सो फीमेल्स में, ओके, फीमेल्स में जल्दी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो उन्हें टाइम पे वो उन्हें पता नहीं लग पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कुछ भी एबनॉर्मल चेंजेस हो बॉडी में, सो वी नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर्स। So absence or less of significant symptoms in the early stage infection and the social stigma attached to the STIs deter the infection person from going to the timely detection and proper treatment। अगर वो टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पाया तो ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, एंड कुछ डिसीजेज जिनका तो हो ही नहीं पाता है, राइट। इससे क्या क्या हो सकता है? दिस कुड बी लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज लाइक PID जिसे बोलते हैं, एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी वो स्टेज होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस की जगह पे ओविडक्ट में हो जाता है, राइट, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे होने लगता है। इसके वजह से जो फिलोपियन ट्यूब है उसके ब्लास्ट होने का भी रेट हाई हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, राइट। एंड इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, लाइक मेल में क्या हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इन फीमेल यूट्रिन कैंसर हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं।